हेलो बच्चों, 64वीं मुख्य परीक्षा में जो सफल परीक्षार्थी हैं और जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, और मैं जो कहता हूं कि अगर नहीं भी सफल हुए वो भी सुनते जाएं, देखते जाएं, क्योंकि ये एक बहुत क्रमिक प्रक्रिया का चीज़ होता कि अगर नहीं भी कंपीट किए हों तो उनको उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे कंपीट किए हों। पीटी के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू, फिर पुनः पीटी, इस प्रक्रिया में अनवरत लगे ही रहना पड़ता। तो अगर आप करते रहेंगे तो शायद जब जिस वर्ष कंपीट करेंगे उस वर्ष आप पर तनाव नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत पहले से हो जाएगी। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के वीडियोस बनाना चाह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ज्वलंत भी है, और वो है जनसांख्यिकी मुद्दे, यानी कि डेमोग्राफिक इश्यूज। तो इससे संबंधित जो क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं उन सब प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, मैं उन पर जरूर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अनुभव जो है उसका लाभ आप उठाएं। और मैं सबसे अनुरोध भी करता हूं कि देखिए, होता क्या है, कुछ निश्चित रूप से व्यक्तिगत सोच जो लोगों की होती है कि मैं अपने तक सीमित रखूं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी बांटना चाहिए। कहीं से उनको भी कुछ मिले तो वो भी दें, आपको मिले तो आप भी दें। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, विद्या देने से और बढ़ता, क्रॉस करेंगे दोस्तों के साथ, आपस में क्रॉस करेंगे और अच्छी बातें निकल करके आती हैं। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं, क्योंकि अभी ये वन वे है। ठीक, हो सकता है मैं आपसे रूबरू होकर के मिलता और आप काउंटर में कुछ प्रश्न पूछते तो कुछ और बातें निकल करके आती, मेरे दिमाग में भी आती। तो खैर अभी वो समय नहीं आ पाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न मैं इसमें एराइज होना चाहिए जो कि मैं नहीं कर पाया, तो आप मुझे लिख कर पूछ सकते, मैं उसका फिर जवाब आपको दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं कभी लिखा हुआ पीडीएफ बहुत मांगते हैं। देखिए, पीडीएफ देने में, और कभी मैं दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा दे देता हूं, लेकिन अगर नहीं दिया तो उनको लगता है इसका मतलब ये है कि आप पूरा वीडियो सुनते नहीं और आप चाहते हो शॉर्टकट मेथड निकाल करके अपना देख लेना। देखिए, मैं ध्यान में रखिए, बातें जब सुनेंगे वो बातें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, कुछ अपना विश्लेषण करेंगे सुन करके तो और अपना विश्लेषण कर पाएंगे। आप लोग शॉर्टकट चाहते हो, अपने से कोई काम नहीं करना चाहते। ये भी फिर कभी मुझे इस बात का दुख भी होता कि बच्चे आजकल एकदम रेडीमेड चाहते हैं कि सब कुछ हमको बना बनाया मिले। कभी हम लोग का समय था स्वयं पाठ तैयार करते थे, कहीं से कोई मटेरियल ना मिला, ना कुछ नहीं मिलता था, स्वयं अपने लिखते थे, तमाम करते थे। आजकल आप लोग को जितना मटेरियल मिल रहा और उसमें भी आप चाहते हो शॉर्टकट मेथड चाहते हो। देखो, ये ऐसा नहीं है। और आप अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल बहुत करना चाहते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किसी को सक्सेस मिल भी जाता, ऐसी बातें नहीं। लेकिन आपको वहां पे खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर में होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट के जो तैयारी करने वाले लगते हैं उनके अंदर में एक खोजी प्रवृत्ति होती है, खोजने की प्रवृत्ति, वो तो होनी चाहिए। और किसी दूसरे का नोट से बेहतर आप अपना नोट्स होता। आप मेरी बातें सुनिए और कुछ अपनी बातें कह के एक नया चीज बनाइए, वो आपके लिए होगा बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ही केवल अनुसरण कर लेना या किसी अन्य टीचर का केवल अनुसरण कर लेना, ये भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं होता कि मैं कहूं कि आप बेटा तुम मेरा पढ़ लिए और उसके बाद तक कल्याण है। बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में। ठीक है, मैं व्यवसाय करने के उद्देश्य से नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे बच्चे जो होंगे, मैं जिनको भी बताता हूं इस बात को जरूर ख्याल में रखता हूं कि मैं एक स्वच्छ प्रशासन को आगे बढ़ाने की मुहिम में हूं। ध्यान में रखिएगा, आप एक ईमानदार प्रशासक बने, यही मैं चाहता हूं। और इसके लिए मुझे जितने प्रयास करने होते हैं हर बैचेज में करता हूं। इसलिए प्रसार करिए, दीजिए। मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं, मैं जो लोग हैं उन लोगों को तो भेज देता हूं, लेकिन जो नहीं भेजे उनको भी भेजिए ना,
ये तो क्या दिक्कत है, आपको देंगे जितना लोगों को देंगे, जितना प्रचार करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब आप वो भी आपको दूसरे का देगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे इस बात का दुख हुआ कि बहुत निकटस्थ 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक का LSW है, वो आज मुझे फोन की, वो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मुझे नहीं दी और उनको मैं कब से भेज रहा हूं। तो मुझे इस बात का बहुत दुख लगा कि लोग ऐसे क्यों कॉन्फाइंड हो जाते हैं अपने आप में कि मैं दूसरे को लाभ ना पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक विद्यार्थी को कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूं मुद्दे पे। किसी देश का विकास, प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी देश का विकास मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, डेमोग्राफिक से संबंधित, तो कैसे जाएगा उसके ऊपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछना होगा उसको डेमोग्राफिक वाले चीजों इश्यूज पर, तो आप पहला प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि किसी देश का विकास आप बताइए कि किस 2 बातों पर निर्भर करता। ठीक है, तो आप बोलेंगे महोदय किसी देश का विकास 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसके यहाँ प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, और दूसरा कि उसके पास जनसांख्यिकी जो डेमोग्राफिक जो चीजें हैं, यानी कि मानव संसाधन, वो कितने हैं। इन्हीं 2 पर निर्भर करता है इकोनॉमी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत लिस्ट मात्रा में है, उनके पास केवल मैन पावर है, मानव संसाधन है, जिसके जरिए वो देश का विकास कर रहे हैं। कोई ऐसे कंट्री हैं जिनके पास मानव संसाधन कम है, जैसे आप कुवैत चले जाइए, उनके अपने मानव संसाधन कम है। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, कम है मानव संसाधन। कई यूरोपियन कंट्री जिनके मानव संसाधन कम है। ऑस्ट्रेलिया में तो मानव संसाधन इतना कम हो गया कि सरकार ने नीति बनाई। हमारे यहां नीति बन रही कि किसी तरह चेक करूं कि जनसंख्या कम बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की नीति ये सरकार ने बनाई है कि एक बच्चा मां के लिए, एक बच्चा पिता के लिए और एक बच्चा राष्ट्र के लिए समर्पित हो। कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। हमारे यहाँ तो 2 तक सीमित रखने की बात की गई, उसके बाद फिर अब तो ये परंपरा चली कि एक ही बच्चा बहुत काफी है। तो इसके जैसे चीन ने किया, चीन ने तो किया जबरदस्त रूप से नीति, कठोर जनसंख्या नीति लागू की। इतना प्रसार हो रहा था, एक ही बच्चे होंगे, दूसरा होगा तो उसको कोई सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। अब लीजिए उसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ा। लंबे अवधि तक उन्होंने ये नीतियां अपनाई, कंट्रोल कर लिया गया, और स्थिति ये हुई कि फिर वो वापस आए हैं, नीति को हटा दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां युवा शक्ति का वो कम हो गया, मैन पावर कम हो गया, वहां बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो गई, जो युवा वर्ग है उनकी जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा मानव संसाधन हमारे पास है। हमारे प्रधानमंत्री जो हमेशा कहते रहते हैं कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो सबसे ज्यादा जो है वो है हमारे युवाओं की शक्ति। ठीक है, वो मानव संसाधन में हम बहुत धनी हैं। अब इसको आप कितना धनी बनाए हो, इसको कितना इनकैश करते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बताती है। अगर वो इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं हुई, यही मानव संसाधन आपके लिए अभिशाप भी बनता है। तो दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आप बताइए कि अधिक जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और बिहार के संदर्भ में तो बहुत पूछा जा सकता है। अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सघन जनसंख्या वाला राज्य है बिहार भी और उत्तर प्रदेश भी। तो बोलेंगे महोदय यह उस देश की या उस राज्य की, जो भी बोले, आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है। अत्यधिक कार्यशील जो जनसंख्या होती है, जो सस्ता श्रम होता है, वो देश के लिए वरदान साबित हो सकता है यदि आप अपनी नीतियां उसके अनुरूप बनाते हैं कि मैन पावर को यूटिलाइज करते हैं, श्रम आधारित जो उद्योग हैं उसको आप स्थापित करते हैं, तभी होगा। अगर आप पश्चिमी संस्कृति को और विकसित देशों को ध्यान में रख करके अपनी नीतियां बनाते हैं और जिसमें मैन पावर कम होता है, मशीनें ज़्यादा होती हैं, तो वैसी स्थिति में ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जनसंख्या में जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाते हैं
और तब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती बन सकता है, तो वो अभिशाप भी बन सकता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि हम श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को बनाते हैं कि पूंजी आधारित ज़्यादा आधारित बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। पूंजी आधारित वाले में इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा मशीनें लगा रहे हो तो ये पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था होगी। तो इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता है, यही तो समाजवाद था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं कि दोनों हो, समाजवादी वाली प्रवृत्ति भी हो, पूंजीवादी वाली प्रवृत्ति भी हो। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके बैलेंस करके, जहां मशीनें जिस चीज से हमको मैन पावर से काम चल सकता है वही आवश्यकता है। हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बर्तन मांजने के लिए या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए रोबोट की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि ये कार्य करती हैं, वो नियोजित होती हैं, वो घरों में कार्य करती हैं तमाम। अब उसके लिए आप मशीनें लगा लेंगे तो ये हमारे, जिसके पास मैन पावर नहीं है, कम है, वहां के लिए ये आवश्यकता है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमारी इकोनॉमी में ये पहचानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ये बातें इसी अप्रोच के साथ आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में बताइए कि यह अभिशाप है या वरदान। तो बोलेंगे कि महोदय, बिहार संसाधन के मामले में पिछड़ा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो कृषि है और वो सदैव बाढ़ और सूखा के दंश को झेलती रहती है। इसलिए हमारे जो श्रमिक हैं वो पलायित करती है और ये पलायन की प्रवृत्ति हमारे यहाँ ज़्यादा है। आप लॉकडाउन के पीरियड में तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई। जितने पलायन वाले श्रमिक थे वो वापस लौट आए, हमारी इकोनॉमी पर बिल्कुल बर्डन पड़ गया। तो जो चूंकि अत्यधिक जनसंख्या जो है वो वर्तमान में अभिशाप बन गई है, जो अत्यधिक जनसंख्या का दबाव है वो वर्तमान में अभिशाप बन गई है। अब उद्योगों का विकास चूंकि हमारे यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए इसको हमको नियोजन भी संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में श्रमिक जो अपने घर लौटे हैं इनको सरकार नियोजित नहीं कर पा रही है। हालांकि प्रयास जरूर है कि जो भी जितने भी लंबित काम थे वो सब मनरेगा के द्वारा शुरू किया गया, मनरेगा श्रमिकों को नियोजित किया गया। तो आप देखेंगे जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए उतनी अपेक्षित नहीं मिल पाई। तो जनसंख्या का जब दबाव जो है वो इकोनॉमी में बर्डन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जो होता था क्या कि बिहार की इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा जो बाहर लोग काम करते थे, जो देश विदेशों में काम करते थे, अपने गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे काम, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जगहों पे जो काम करते थे वहाँ से पैसे कमा करके बिहार में भेजते थे। तो जिससे कि परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती थी और इससे देश की, हमारे बिहार की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत सबसे उच्च हो चुका था ये पिछले विगत जो वित्तीय वर्षों तक। इस आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे इस वर्ष बहुत नीचे जाने की संभावना लग रही है अगर इस पर समय रहते कार्य नहीं किया गया। हालांकि पूरा देश में भी ऐसा स्थिति है और यहाँ की स्थिति तो और भयावह हो जाती। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। ठीक है, बहुत सतही सा प्रश्न है, हमेशा पूछा जा सकता है। तो इसमें जो उत्तर होगा उस उत्तर के डायमेंशंस को अगर देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शुरुआत वहाँ से करना चाहिए मेरे विचार से कि पहला जो आप रखेंगे कारण में उसमें जैसे राजनीतिक उदासीनता, ये सबसे प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, कह रहा हूँ इसका ऐसा कि ऐसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऐसे बहुत सारे शराबबंदी, कैसी सामाजिक समस्याएं हैं जिसको बिहार सरकार ने प्रमुखता के साथ उठाया और इतना प्रचार प्रसार किया, उस पर एक्ट बनाकर कानून बनाया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जन जागरूकता फैलाई गई। तो आप देखेंगे कि उस पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, इसको लेकर के परिवार कल्याण कार्यक्रम को लेकर के बहुत जन जागरूकता नहीं फैलाई गई। इससे लोग परहेज करते हैं, डरते हैं लोग कि इस समस्या कहीं वोट बैंक मेरा प्रभावित ना हो। ठीक है, इस समस्या से उठाने से सब लोग डरते हैं। तो यहां पर
इसमें आप देंगे, पहला कारण ये बताएंगे। फिर दूसरे कारण में आप उच्च प्रजनन दर हुआ, ये तो सब पूरे भारत के संदर्भ में हो गया। निर्धनता है, निरक्षरता है, फिर निरक्षरता पर आएंगे। दूसरा कारण निरक्षरता पर आएंगे कि निरक्षरता जो है वो सबसे प्रमुख कारण है। महिलाओं को अगर साक्षर कर दिया, जहां जहां भारत में जिन जिन राज्यों में महिलाओं का एजुकेशन रेट ज़्यादा है, वहां वहां आप देखेंगे जनसंख्या पर नियंत्रण है, वहां पर जनसंख्या का वृद्धि दर कम है, दिखा गया है। केरल को लीजिए, कर्नाटक को लीजिए, तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा। महिलाओं को जहाँ शिक्षित करेंगे आप जरूर उसमें आएंगे। शहरों में देखेंगे आप कि महिलाएं थोड़ा ज़्यादा शिक्षित है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा, तो वहाँ पे जन प्रजनन दर के जो रेट है, जो वृद्धि दर का, वो कम। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सेकेंड नंबर पर उसको देंगे। फिर जन जागरूकता का अभाव, लैंगिक भेदभाव, ये भी हमारे यहाँ है लड़की के साथ तमाम। तो इसके लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम योजनाएं हैं। देखिए इन सब से लिंक करके जैसे ही आप बोलेंगे लैंगिक भेदभाव, हो सकता है इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले पर आ जाए। तो आप थोड़ा अपना मनन होमवर्क जरूर करना है। सब लोगों को हम बता जरूर हैं, तो आपको इस पर सरकार एक एक पर योजनाओं पर कौन कौन से कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सब को आपको देखना है। इसी तरह इंटरलिंक होगा। मैं तो अभी आप चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, फिर इंटरलिंक कर करके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ही आप बताएंगे एक क्वेश्चन पूछा, उसको कट करके आप दूसरा प्रश्न पर घुस जाएंगे। तो ये जो इंटरलिंकिंग वाला है वो आपको ध्यान में रखना है, और हर एक एस्पेक्ट्स के एक दो योजनाओं को याद रखना। फिर पूछ सकता है कि यदि आप एसडीएम बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र में इसको कैसे रोक लगाएंगे, क्या स्टेप उठाएंगे। अब देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला काम तो आप कर नहीं सकते हैं, वो आपकी परिधि के बाहर का चीज है। आपको तो जो चीज दी गई है आप उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आप नीति निर्माण में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप जो नीति बनाई गई है उसका क्रियान्वयन करने के लिए आपको अधिकारी बनाया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, जन जागरूकता वाला कार्यक्रम कर सकते हो, जागरूक करने वाला कार्यक्रम कर सकते हो, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करवा सकते हो, महिलाओं को शिक्षा के बगैर अपने जिले में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अनुमंडल में वो अपने जो है शिक्षा के लिए, उसके लिए आप दौरा कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर सकते हैं, टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डालें, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आप वही बताएंगे कि महोदय मैं शिक्षा के प्रसार के विशेष बल दूंगा, महिलाओं को शिक्षित कराने का प्रयास करूंगा, और इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी जो उपाय हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का गांव गांव तक प्रसार हो, इसकी मीटिंग्स लेकर के करूंगा, ठीक है। फिर पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को वरदान बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आप बताइए, अपना उपाय सुझाइए। तो आप बोलेंगे कि महोदय हमारे यहाँ मानव संसाधन उद्योगों का, जो मानव संसाधन आधारित उद्योग हैं उनका विकास करना चाहिए। दूसरा जो कुटीर उद्योग हैं उन पर एम्फेसिस डालना चाहिए, खासकर हमारे यहाँ जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उस पर एम्फेसिस डालना चाहिए, ठीक है। उस और बहुत सारी संभावनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को नियोजित किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर जोन बना करके काम करना चाहिए। सरकारें काम कर भी रही हैं। जैसे आप कहेंगे कि केला के उत्पादन के जो क्षेत्र है हमारा मुजफ्फरपुर हाजीपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोले जाने चाहिए। मुजफ्फरपुर लीची का जो इलाका है वहाँ पर ये खोले जाने चाहिए। आप कह सकते हैं जो दरभंगा का इलाका है वहाँ पे मखाना से संबंधित उद्योग खोले जाने चाहिए। फिर पेंटिंग्स वाला है वो उससे संबंधित उद्योग खोले जाने चाहिए। तो ये सब जो है हम लोग का हेवी इंडस्ट्री अगर स्थापित नहीं हो तो उसके भरोसे नहीं बैठना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और तमाम ही छोटे छोटे गृह उद्योग कर करके आप अपने जो श्रम संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके उपाय आपको सुझाने हैं। फिर पूछेगा कि आप बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जनांकिकी लाभांश क्या होता है, ठीक है। चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन इस रूप में भी पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे देश की कुल जनसंख्या में जो कामकाजी उम्र की आबादी होती है उसका अनुपात यदि ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे जनांकिकी लाभांश वाला देश है ये,
ठीक है, यानी कि जानकी की लाभ की उपस्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी आबादी में कामकाजी लोगों की संख्या ऊंची होती है और उन पर बच्चों और वृद्धों की जो संख्यात्मक निर्भरता है उसका अनुपात कम होता है। यानी कि इकोनॉमिक बर्डन वृद्धों का और बच्चों का कम होता है, ठीक है, और काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट, जनसंख्या की अधिकता को लाभांश में आप कैसे बदल सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसको लाभांश में कन्वर्ट कर सकते हैं जनसंख्या के बर्डन को। तो आप कहेंगे कि जो कौशल विकास जो योजना है उसको धरातलीय स्तर पर उतारना है, उसको ग्रामीण स्तर तक ले जाना है ताकि जो है अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। ठीक है, ये बोलना है। और इसको आप नई शिक्षा नीति से भी जोड़ सकते हैं, तब जोड़िएगा जब नई शिक्षा नीति जबरदस्त रूप से तैयार। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस प्रकार की ही रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया गया है कि केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तमाम चीजें सिखाई जाएंगी जो कभी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में हुआ करती थी, उसको फिर से नए क्लेवर में पेश किया गया है नई शिक्षा नीति में। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, कौशल विकास के माध्यम से आप रोजगार परक शिक्षा पैदा करना है और मानव पूंजी में निवेश कर करके और इस तरह से जो रोजगार उत्पन्न करने हैं, मानव पूंजी में सबसे ज़्यादा निवेश करके ही इसमें आप देश के जो है विकास में, जीडीपी में अस्थायी योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर इम्फेसिस डालेंगे। ठीक है, और बाकी जो है इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा उठते नहीं है, जितना मैंने आपको बताया डायमेंशन इतना ही काफ़ी है। और विश्व बैंक ने 6 तरीके अपनाने पर बल दिया है। मैं उन 6 का नाम दे देता हूँ, अगर आप इसको कहीं पुट कर सके तो कर लें, यानी मेंस वाले को भी काम आ सकता है। विश्व बैंक द्वारा 6 तरीके अपनाने पर बल दिया गया है। ज़्यादा लोगों के कामकाजी उम्र के होने के कारण उसको वृद्धि होगी। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा करके की जा सकती है। बचत दर में वृद्धि के कारण जो है बढ़ सकता है। अवकाश प्राप्ति की लंबी अवधि के लिए बचत करने से ये भी आपको जानकी लाभांश पैदा कर सकता है। मध्यम वर्गीय समाज में बड़े पैमाने पर आय के बदलाव लाने के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। और बच्चों पर व्यय से लेकर भौतिक एवं मानवीय जरूरतों की चीज़ों को निवेश के लिए संसाधनों का अलग अलग इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। इन 6 तरीकों से मानव संसाधन में विकास हो सकता है और जनसांख्यिकी लाभांश की ओर देश को ले जाया जा सकता है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि विश्व बैंक ने क्या क्या उपाय सुझाए। तो ये आप देखिए, ये जनसांख्यिकी लाभांश वाले से डेमोग्राफिक जो इश्यूज हैं मैंने इस पर चर्चा किया, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्तमान कोविड के आने के बाद ये क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हमारे ऊपर बिहार में क्या दबाव पड़ा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछे नहीं मतलब बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। अब किसी से पूछ भी सकता, किसी से नहीं पूछ सकता, लेकिन ये इस बार का हॉन्टेड होगा, निश्चित होगा। जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है पूछने का, जो इधर भी परीक्षक लोग भी, जो इंटरव्यूअर होंगे वो भी पढ़ रहे होंगे, वो भी इस बातों से रूबरू हो रहे होंगे, इसलिए उनके दिमाग में जरूर होगा कि हम ये सब प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो हम मेरे दिमाग में भी यही सब बातों को दिमाग में रख करके आता है जो प्रश्न पूछने के लिए। इसलिए देखिएगा कि जो मेरे बच्चे, मैं जब भी इंटरव्यू का तैयारी करवाया, जिन को करवाया, जो लोग भी किए हैं, वो सब कहते हैं सर बहुत लाभ हुआ आपके मॉक लेने से। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे गए, आप एब्सर्ड नहीं पूछते हो। एब्सर्ड पूछ के क्या फ़ायदा। ठीक है, ऐसे तो ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है बेटा, कोई सीमा नहीं है। कोई टीचर्स अगर एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ करके कहे तो कोई उसका मायने नहीं रखता है कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे तो बहुत प्रश्न है और जीके के इतने प्रश्न होते हैं कि कुछ सीमा ही नहीं है। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ करके वो अगर मैं बहुत असंतुष्ट होता हूँ अगर वैसे क्वेश्चन पूछे जाए सिविल सर्वेंट से, तो ये अच्छी बात नहीं। पीसीएस में देखा गया कभी कभी बहुत फैक्चुअल पूछ देते हैं, आईएएस में नहीं पूछे जाते। ध्यान में रखिएगा, वहाँ के परीक्षा यूपीएससी में
आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में एकदम नहीं पूछे जाते हैं। वहां पे फैक्चुअल पढ़ करके पीटी और मेंस आया, अब उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। ऐसे प्रश्न पूछो जो उसके थॉट्स निकल के बाहर आए। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाए जो वो तुरंत वो सोच करके इस बारे में बताए। इसलिए मैं देखिएगा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं बोलता हूँ, कुछ हद तक जरूर दे देता हूँ क्योंकि जानते हैं कि आगे परीक्षक पूछता है। लेकिन उन सब क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान में रखिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप एसडीएम बनेंगे तो आप क्या इसको कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, कैसे आप इस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। या कोई उपाय बताइए इसमें कैसे आप इनहांस लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। यहीं तक मैं सीमित करता हूं इस चैप्टर से। मैं अगले सेगमेंट में कोई अलग विषय उठा करके लेके आऊंगा। धन्यवाद, अच्छे से सुनिए और लाभ उठाइए। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितने दोस्त हैं उन सबको तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों से भी कुछ प्रश्न आए तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। क्योंकि मेरी सोच में जहां तक सोच पाता हूं कि लगता है कि ये सब प्रश्न आने चाहिए, मैं देता हूं। हो सकता है कि कहीं आप कुछ और इतर सोच लें। ठीक है, क्योंकि अभी 1 वे अभी चल रहा है, 2 वे होनी चाहिए। मेरी टीचिंग का आधार 2 वे है। कुछ आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं, और दोनों मिल करके तैयारी करें तो वो संभव नहीं हो पा रहा। तो आप व्हाट्सएप पर या फिर इस पर ही लिख करके आप मुझे बताएं। आप चले जाएं मेरे इंस्टाग्राम पर, चाहे वो ब्लॉग वाले पे, वहां पे प्रश्न पूछें, मैं उस पर उत्तर दूंगा, आपको निश्चित उत्तर दूंगा। और अगले सेशन में या फिर उस पर भी लिख करके दे सकता हूं और अगले सेशन में भी बता सकता हूं। तो आप उस पर जाएं, उस पर जरूर लिखें और लाभ उठाएं। चलिए, धन्यवाद।